बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूवर से माज़रत चाहता हूं कि इतना अरसा गैर हाज़िर रहने की वजह से आपको जो मालूमात थी, ताज़ा तरीन मालूमात, न्यूज़, ख़बरें, मोटिवेशनल वीडियोज़, इनसे बाखबर नहीं रख सका। तो अब इंशाल्लाह मेरा राब्ता आप लोगों के साथ रहेगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और जो आज नए आए हैं इस चैनल पे, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आइंदा इंशाल्लाह आपके साथ बात होती रहेगी। व्यूवर्स, बहुत से मामलात हुए हैं गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान जब मैं मिसिंग था, लेकिन यकीनन जो मेरी वीडियोस देखते रहे हैं, व्लॉग्स देखते रहे हैं, उन्होंने महसूस किया होगा कि मैंने बहुत अरसा पहले आपको बता दिया था जो सियासी मंजरनामा है पाकिस्तान का, उसमें जब तब्दीलियाँ को पजीर होंगी तो आसफ़ ज़रदारी कभी भी नहीं मानेंगे कि रिज़ाइन करने पे कभी भी नहीं मानेंगे और वहाँ पे सियासी इत्तेहाद ख़त्म हो जाएगा, पीडीएम की सियासत का जनाजा निकल जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका था। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो ख़ास तौर पे जो मौजूदा सिनेरियो है साद रिजवी के हवाले से और तहरीक लब्बैक के हवाले से, जो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है इमरान ख़ान को कि उन्होंने अगर मुआहदा पूरा नहीं करना था तो मुआहदा क्यों किया गया, इसके पीछे छुपे हुए हक़ाइक़ क्या थे, हुकूमत को क्यों ज़रूरत पेश आई कि वो मुआहदा करे तहरीक लब्बैक के साथ, जबकि तहरीक लब्बैक का बैकग्राउंड और उनकी सियासी जो स्ट्रीट पावर है वो हुकूमत इससे आगाह थी और वो किस हद तक जा सकते हैं इस हवाले से भी हुकूमत काफ़ी हद तक जान चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद उनसे मुआहदा किया गया। एक तो ये बताएंगे और हुकूमत की तरफ से उनको अपने जो उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ बनाया हुआ है उससे हटाने के लिए दो अहम मुलाकातें एक बहुत बड़ी शख्सियत, इस हुकूमत की पावरफुल शख्सियत की तरफ से की गई, लेकिन वो बेसूद रहीं और उनमें क्या मनाने की कोशिश की गई मौलाना साद रिजवी को, और फिर उसके बाद वो मुलाकातें क्यों सूदावर साबित नहीं हो सकें, सूदमंद साबित नहीं हो सकें, इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। और ये भी बताएंगे कि कब फैसला किया गया कि अब साद रिजवी को अरेस्ट हो जाना चाहिए और ये जितना भी पाबंदी का और ये तहरीक लब्बैक पे पाबंदी का मामला सामने आया है, ये भी पहले से तय हो चुका था। और जो साद रिजवी हैं उनको अरेस्ट करने से पहले ये जितने भी मामलात थे ये पहले से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हासिल कर ली गई वज़ीर आज़म की तरफ से, और बाकी जो आपको नज़र आ रहा है जो तहरीके लब्बैक की तरफ से जो मनाज़र दिखाए जा रहे हैं, टीवी पे दिखाए जा रहे हैं, वो आपने यकीनन एक थ्योरी पढ़ी होगी, एजेंडा सेटिंग, फिर प्राइमिंग और उसके बाद फ्रेमिंग। वही असल में ये थ्योरी इम्प्लीमेंट की जा रही है, उसी में रंग भरने की कोशिश की जा रही है। पहले से एजेंडा सेट कर लिया जाता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है और लोगों को वो चेहरा दिखाया जाता है जो कि उनको नज़र नहीं आ रहा। लोग जो सोच रहे होते हैं उससे हट के एक अपना नज़रिया पेश किया जाता है और लोगों को मजबूर किया जाता है कि वो इस नज़रिए के तहत सोचें, और वही कुछ हो रहा है क्योंकि ये पहले से तयशुदा है कि तहरीक लब्बैक को बैन किया जाना है, पाकिस्तान में कलअदम करार दिया जाएगा। उसकी वजह भी उसके पीछे छुपी हुई बहुत सी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी जो हुकूमत को पेश की गई। अब सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि कब ये फ़ैसला किया गया कि जो मौलाना खादम रिजवी के बेटे हैं आफत साद रिजवी, उनको गिरफ़्तार किया जाए। व्यूवर्स, 7 अप्रैल को एक मीटिंग कंडक्ट की जाती है जिसको चेयर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो उसको चेयर करते हैं। उसमें शाह महमूद कुरैशी को भी ख़ुसूसी तौर पे दावत दी जाती है और उनसे ये पूछा जाता है कि अगर हम ये करारदाद ले आते हैं असम्बली में और अगर हम जो सफ़ीर है उसको मुल्क बदर करते हैं तो उसके नताइज क्या हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। फैटफ के हवाले से, तो फैटफ में पहले ही फ़्रांस का जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान के हवाले से वो किसी से ढका छुपा नहीं है। फ़्रांस ने खुल के पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की मुखालफत की थी और फ़्रांस की तरफ से ये कहा गया था कि पाकिस्तान को या तो ब्लैक लिस्ट किया जाए या ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए। तो अब अगर पाकिस्तान की तरफ से ये मान लिया जाता या इस मौक़िफ़ की तायीद की जाती जो कि सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाता, तो उसके अहम रुकन होने जो यूरोपीय यूनियन है उसका अहम रुकन होने की वजह से पाकिस्तान
से तमाम सफ़ीर जो हैं वो निकल सकते थे, जा सकते थे, और यूरोपीय यूनियन के साथ भी पाकिस्तान के जो तल्लुकात हैं वो कशीदा हो सकते थे। ये भी एक वजह थी जिसके बारे में तफसील से आगाह किया जो वज़ीर ख़ारजा हैं पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी, और इसके साथ साथ जो कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी इस जो आला सतही मीटिंग थी इसमें वज़ीर दाखिला की तरफ से, शेख रशीद की तरफ से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पेश की गई, जिसमें बताया गया कि किस कदर स्ट्रीट पावर है और किस हद तक जा सकती है तहरीक लब्बैक, और उनके अगर हम जो भी इक़दाम उठाते हैं और उसके नतीजे में क्या रिएक्शंस होंगे और किस तरीके से वो डील करेगी, और कौन से ऐसे लीडर हैं जिनको हम उनसे अलग कर सकते हैं, क्योंकि इस पे वर्क फ़ौरन शुरू कर दिया गया था जब मौलाना खादम रिजवी जो है उनकी असैसिनेशन के बाद, उनकी वफ़ात के बाद ही इस पे सारा अमल शुरू किया गया कि क्या साद रिजवी को अब कौमी दायरे में लाया जा सकता है, आम यानी जो दूसरी जमातें हैं, सियासी जमातें, उसकी तरह उनकी सियासत को का रुख तब्दील किया जा सकता है। लेकिन जो उनके साथ मुलाकातें होती रहीं, जो उनके मतलब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हासिल हुई, उसमें उन्होंने यही बताया कि वो उसी तरीके से अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं जिस तरीके से उनके वालिद जो थे वो अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए थे, और उन्होंने यही बार बार कहा है कि हम 1 इंच भी उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। सफ़ीर को, जो फ्रांसीसी सफ़ीर है, उसको मुल्क बदर किया जाए और इसके साथ साथ पाकिस्तानी सफ़ीर को फ्रांस से वापस बुलाया जाए। अब इस दौरान 7 अप्रैल की जो मीटिंग थी उसमें ये फ़ैसला कर लिया गया था कि साद रिजवी जो है उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए, और उसके बाद तहरीक लब्बैक को कलअदम करार दे दिया जाए, और उसको बैन कर दिया जाए पाकिस्तान के अंदर, उनकी सियासत को बैन कर दिया जाए। उसके लिए वज़ारत कानून जो है वो उसको भी मुतहर्रक किया जाएगा, और इसके साथ साथ मजहबी वजारत जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व होगी, और सुप्रीम कोर्ट से भी रजू किया जाएगा, और इसके साथ साथ समरी जो है वो भेजी जाएगी इलेक्शन कमीशन को भी ये डिमांड किया जाएगा कि वो इसको एज अ पॉलिटिकल जो पार्टी है वो बैन करे, और ये सारा जो कुछ तय किया गया उसी को आगे इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान जो रिएक्शन वो तवक्को कर रहे थे, और वो रिएक्शन भी आपको व्यूवर सामने आया, देखने को मिला कि किस तरीके से रोड्स बंद हुए, और उसमें बहुत सी वीडियोस ऐसी भी सामने आई जिसमें पुलिस की तरफ से भी ऐसे ही इकदाम किए जा रहे हैं, कहीं मोटरसाइकिल्स को तोड़ा जा रहा है, और ये सारी चीज़ें नज़र आ रही थी। वो मैं बता चुका हूँ कि किस तरीके से एजेंडा सेटिंग होती है, प्राइमिंग होती है, और उसके बाद खैर ये तो तहरीक लब्बैक को भी सोचना चाहिए था कि उनको पाकिस्तानी सियासत के अंदर अगर चलना है तो किस तरीके से चलना पड़ेगा, और अपने मौक़िफ़ में इस कदर डिटाई के साथ खड़े होना भी बहुत ही ज़ाहिर है, सर्कमस्टांसिस देखने पड़ते हैं, बाकी मामलात भी देखने पड़ते हैं, उसके मुताबिक चलना पड़ता है। व्यूवर्स, अब 7 अप्रैल की मीटिंग से पहले क्या हुआ और कौन सी बासर शख्सियत ने 2 दफ़ा मुलाकात की साद रिजवी के साथ और उनको मनाने की कोशिश की और उनको उनके मौक़िफ़ से हटाने की कोशिश की, वो थे वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद। उन्होंने 2 दफ़ा साद रिजवी के साथ मुलाकात की और साद रिजवी को इस बात पे एग्री करने की कोशिश की कि आप थोड़ी सी लचक अपने अंदर पैदा करें। और पहली दफ़ा जो जब उन्होंने अनाउंस किया मार्च में 16 मार्च के मतलब उन्होंने आगाह किया कि हम अपना जो धरना है, अगर हुकूमत उस पर अमल नहीं करती, हमारे जो मुतालबात थे, जो मुआहदा किया गया था मौलाना खादम रिजवी के साथ, तो हम मार्च करेंगे और फैज़ाबाद में उसी मकाम पर आके बैठेंगे। तो इस दौरान PDM की सियासत भी जो पूरे जोबन पर थी और तमाम जमातें यकजा थीं, और ऐसे हालात में उन्होंने भी अपना धरना जो है वो अनाउंस कर रखा था, अपना लॉन्ग मार्च अनाउंस कर रखा था। हुकूमत के लिए ये बड़ी मुश्किलात थी। हुकूमत की तरफ से ये तय किया गया, शेख रशीद जैसा कि आपको पता है बहुत ही गाग किस्म के सियासतदान हैं, उन्होंने ये फ़ैसला किया और इमरान खान को एतमाद में लिया कि क्यों ना हम टाइम जो है वो बाय करें जो तहरीक लब्बैक है, क्योंकि अगर तहरीक लब्बैक आ जाती है तो फिर उसके बाद PDM आती है, तो तहरीक लब्बैक एक नई परेशानी का सबब बन सकती है हुकूमत के लिए, क्योंकि उनका जो मुतालबा है उसके अंदर अट्रैक्शन ऐसी है जिससे बहुत से लोग जो है उस मुतालबे के साथ मिल जाएंगे और हुकूमत उसको किसी सूरत भी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी।
इस वजह से सिर्फ टाइम जो है वो गेन करने के लिए हुकूमत की तरफ से मुआहदा किया गया, ताकि इस दौरान जो PDM की जो भी सूरत हाल हो, उनके लॉन्ग मार्च की, उनकी सियासत की, वो सामने आ जाए और हुकूमत के लिए एक नई मुश्किल खड़ी ना हो कि दोनों जमातें इकट्ठी आ गई तो फिर हुकूमत के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। और 20 अप्रैल तक का टाइम ले लिया गया तहरीक लब्बैक की से मुज़ाकरात के नतीजे में। अब ये सारे मामलात तय हो रहे थे और दूसरी तरफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इकट्ठी की जा रही थी कि इसके बाद क्या कर सकती है तहरीक लब्बैक, कहाँ तक जा सकती है। और वो तमाम रिपोर्ट्स जो है वजारत दाखिला के पास आ रही थी और वक्तन फ़वक्तन उसको आगाह किया जा रहा था, प्राइम मिनिस्टर को भी उससे। और इसी दौरान 7 अप्रैल की जो मीटिंग हुई और उसमें ये डिसीजन ले लिया गया कि अब तहरीक लब्बैक को बैन कर देना चाहिए और इसको कलअदम करार दे दिया जाए, इसके सासे जितने भी हैं मुंजमद करार दे दिए जाएँ। और इसमें से वो लोग जो साद रिजवी का साथ छोड़ सकते हैं उनको अलग करके इसको मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दिया जाए, वो अपनी अपनी पार्टियां बना लें और इस तरीके से इसकी जो ये ताकत है उसका शराजा जो है बिखर जाए। तो उसी पे हुकूमत गामजन है और ये सारी प्लानिंग उसी के मुताबिक ही हुकूमत जो है वो आगे बढ़ रही है। और आने वाले दिनों में इस हवाले से मज़ीद कुछ बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी, जैसा कि आज काबीना की तरफ से सर्कुलेशन के ज़रिए से समरी मंजूर करवा ली गई है इसको बैन करवाने के लिए। और ये समरी सर्कुलेशन के ज़रिए से उसी सूरत में मंजूर करवाई जाती है जब इंतहाई अहम किस्म का कोई मामला हो, नहीं तो काबीना का इजलास वैसे भी हर मंगल को होता है, लेकिन जो इंतहाई अहम मामलात होते हैं वो सर्कुलेशन के ज़रिए से समरी मंजूर करवाई जाती है। और हुकूमत ने भी इसको इंतहाई अहम तसव्वुर करते हुए फौरी तौर पे इस पे कदम उठाने के लिए तैयार है। व्यूवर्स, मज़ीद जो भी मालूमात होंगी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए और आखिर में फिर आपसे दरख्वास्त करूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली किसी भी मालूमात को आप मिस ना कर सकें। मुझे जाहिद फ़ारूक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।